नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे फोल्क डांस और क्लासिकल डांस। तो फोल्क डांस यानी लोक नृत्य और क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य। और उसके अलावा हम बीएड थर्ड सेमेस्टर में इस साल जो अटल बिहारी वाजपेयी में होने वाले एग्ज़ाम के सारे पूरे जितने भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे तथा उसके प्रीवियस ईयर पेपर को भी करेंगे और उसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर करेंगे। तो अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज माई व्हाट्सएप नंबर, हेयर इज माई इंस्टा आई डी। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन आवर यूज दिस QR कोड। तो आज हम बात करेंगे भारत के लोक नृत्य। तो भारत के लोक नृत्य क्या हैं और उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा जैसे कि फोल्क डांस यानी लोक नृत्य और क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। उसके अलावा भारत के वेरियस राज्यों में कौन कौन से डांस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पेंटिंग की बात करेंगे जैसे भीमबेटका की पेंटिंग या एलोरा की पेंटिंग। उसके अलावा आर्ट यानी कला और उसके अलावा संगीत और उसके अलावा हम लौकिक साहित्य की भी बात करेंगे। तो इस तरह से आइए शुरू करते हैं। तो फोल्क डांस यानी लोक नृत्य। तो लोक नृत्य क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो लोक नृत्य एक विशेष वर्ग या विशेष जाति या जनजाति द्वारा किया जाता है। यह समाज के कुलीन वर्ग द्वारा नहीं किया जाता है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में डिफरेंस होता है। लोक नृत्य जो होता है एक विशेष जनजाति और उसके द्वारा किया जाता है और यह इसमें विशेष आर्ट और कला की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं शास्त्रीय नृत्य को एक विशेष आर्ट कला और उसके टेक्निक की ज़रूरत होती है जिससे वो करते हैं। तो लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो लोक नृत्य यानी फोल्क डांस। तो फोल्क डांस क्या होता है तो यानी लोक नृत्य लोगों द्वारा विकसित एक नृत्य है। यानी ये लोगों के द्वारा विकसित नृत्य है जो कि एक निश्चित देश या क्षेत्र में के लोगों के जीवन को दर्शाता है। मतलब किसी एक पार्टिकुलर एरिया के लोगों को, जैसे मध्य प्रदेश में भील जनजाति है तो उसके बारे में उस जनजाति के लोग करते हैं इस तरह से। तो ये एक विशेष क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही किया जाता है और यह अनुष्ठान नृत्यों को आमतौर पर उद्देश्य नहीं होता और धार्मिक नृत्य कहा जाता है। और ये धार्मिक नृत्य होता है उसमें जातीय नृत्य या पारंपरिक नृत्य मतलब किसी एक विशेष जाति द्वारा किया जाता है या किसी धर्म या परंपरा को निभाने के लिए यह नृत्य किया जाता है और यह सांस्कृतिक जड़ों पर जोर देने की आवश्यकता करते हैं। यानी एक किसी स्पेशल प्लेस पर किया जाता है, वहाँ की सांस्कृतिक कल्चर हेरिटेज इन सब चीज़ों के बारे में ये किया जाता है। उसके अलावा शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस। तो शास्त्रीय नृत्य संगीत नृत्य और थिएटर शैलियों में निहित विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के लिए एक छंद शब्द है जिसका सिद्धांत व्यवहार को पता संस्कृत के नाट्य शास्त्र से पता लगाया जा सकता है। अगर नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था, उसमें नाटक की वर्णन किया था। इसके स्रोत और विद्वानों पर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और संगीत नाटक अकादमी संगीत जो नाटक अकादमी है उसने 8 शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी है। तो टोटल संगीत नाटक अकादमी ने 8 नृत्यों की मान्यता दी है। तो उसमें से 8 नृत्य कौन है तो भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, शास्त्रीय, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। यानी 8 डांसों को उसने संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता दी है। इसके अलावा इनमें तेलुगु संस्कृत। तो जो 8 नृत्य हैं ऐसे, तो ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसमें एक विशेष कला की ज़रूरत होती है, जैसे एक विशेष वस्त्र, विशेष आर्ट, जैसे आर्ट कला इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें, और ये भगवान को समर्पित होता है, इसमें एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद भारत में 8 जो नृत्य हैं उसके बारे में बात करेंगे। भारत में 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। उसके बाद मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और शास्त्रीय। तो इस तरह से 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं इस तरह से भारत में हैं। तो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और शास्त्रीय। उसके बाद उड़ीसा के फोल्क डांस की बात करते हैं जो कि छऊ है। और छऊ 3 तरह से किया जाता है, सैडो छऊ, उसके बाद श्रीलेखा छऊ, उसके बाद मयूर भंजन छऊ जो उड़ीसा में किया जाता है, उसके बाद पुरवेला छऊ, उसके बाद एक माइथोलॉजिकल स्टोरी यानी पौराणिक कथाओं पर डिपेंड होता है। और जो छऊ नृत्य है इसको यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल लिस्ट में इसे जगह दी थी 2010 में। उसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड में
दामकौच, सारूल, कर्मा मुंडा, कर्मा फेस्टिवल और झूमर, ये नृत्य झारखंड में फेमस है। तो नृत्य कला क्या होती है? आर्ट ऑफ डांस। तो संगीत कला के समान नृत्य कला की गणना भी हमारे देश के प्राचीन कलाओं में की जाती है। प्राचीन काल में नृत्य देवदासियों और देवालयों में किया जाता था। जो प्राचीन काल में नृत्य होता था देवदासियों और देवालयों में किया जाता था। कालांतर में यह काल देवताओं से निकालकर राज दरबारियों में आ गया। राजाओं द्वारा इस कला को आश्रय प्रदान किए जाने के कारण यह अत्यधिक विकास हुआ और अनेक नृत्य शैलियाँ प्रकाश में आईं। संक्षेप में इस नृत्य शैली का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। अभिनय का तीसरा अंग नृत्य है, यानी अभिनय का तीसरा भाग जो होता है वो नृत्य है। इसमें भाव और लय दोनों का सुंदर समन्वय होता है, यानी भाव और लय दोनों का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें नेत्र, मुख, पाँव, हस्त आदि द्वारा भाव, पैर और शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा संचालन द्वारा लय व्यक्त किया जाता है। इसलिए तो नृत्य, नाटक और नृत्य दोनों श्रेष्ठ होते हैं और ये कठिन भी होता है। नृत्य में लय की प्रधानता होने के कारण यह संगीत का अंग हो जाता है। यथा गीतम वाद्यम नृत्यम यथेस्तते प्रतिष्ठम, यानी इस तरह से एक उक्ति के द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद नाटक और नृत्य में मुख्य अंतर यह है। नाट्य जो रस होता है वो नाट्य जो रस प्रधान होता है और नृत्य जो होता है वो भाव प्रधान होता है। यानी नाटक और नृत्य में जो डिफरेंस है वो एक रस प्रधान होता है और दूसरा भाव प्रधान होता है, यानी नृत्य। इस प्रकार नृत्य और के मुख्य भेद होते हैं। नृत्य का अंग संचालन में तय किया जाता है और यह भाव प्रधान होता है, किंतु नृत्य का यह भाव केवल सौंदर्यवर्धक है। नृत्य का संबंध अंगिक अभिनय से शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन मुद्रा सृष्टि से होती है। जिस प्रकार साहित्य का वर्णन का महत्व है उसी प्रकार नृत्य की मुद्रा का महत्व है। भारतीय नृत्य में मुद्राओं द्वारा भाव व्यक्त किया जाता है। नृत्य के सभी प्रकारों की मुद्रा भाव एक माध्यम है, किंतु कथक नृत्य में इसका अत्यधिक महत्व है। मंगल के अनुसार 64 कलाओं में यह कला है। इस कला में नृत्य को नाचना कला कहते हैं। यह हाव भाव के साथ की गई गति को नृत्य कहा जाता है। नृत्य में का करण अंगहार, विभाव, भाव, अनुभाव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। तो रस में विभाव, भाव, अनुभाव की अभिव्यक्ति की जाती है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, नाट्य और अनाट्य। और उसके बाद नृत्य दो तरह के होते हैं, नाट्य और नाट्य। स्वर्ग नरक पृथ्वी के निवासियों के कृत्यों को अनुकरण के लिए नाट्य कहा जाता है और अनुकरण विरहित नृत्य और नाट्य कहा जाता है। खुले स्थान पर शरीर की गति संचालन नृत्य या तालबद्ध गति प्राचीन अभिव्यक्तियों में एक है। सभी सांस्कृतिक में किसी न किसी लिए नृत्य विद्यमान है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में केवल आधुनिक चित्रकारों में सभी के गतिज क्षण के पत्थरों को और चित्रों को बांधने का प्रयास किया जाता है। नृत्य के स्वरूपों और शैलियों की विविधता है। यह समाज की अनुकंपा को नकल करके पश्चिमी बैले या सुगर शैली में तय किया जाता है। नृत्य एक सशक्त आदर मनोवेग है, लेकिन नृत्य काल का एक आवेग है। यह कुशल कलाकारों द्वारा ही किसी माध्यम से ऐसी क्रिया के मध्य बदल दिया जाता है जो गहन रूप से अभिव्यक्तिपूर्ण होता है, जो कि दर्शकों को स्वयं नृत्य करने की इच्छा नहीं करते, आनंदित करती है। तो अवधारणा की बात करें तो अवधारणा क्या होती है? तो नृत्य काल की दो अवधारणाएं होती हैं। पहली एक सशक्त आवेग के तौर पर नृत्य और दूसरा कुशलतापूर्वक नृत्य संयोजन। तो इसकी दो अवधारणाएं होती है, एक सशक्त आवेग के तौर पर नृत्य और एक दूसरा कुशलतापूर्वक नृत्य संयोजन। भारत में नृत्य की 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और आधुनिक और समसामयिक नृत्य। तो जो कि शास्त्रीय नृत्य होता है इसको बोलते हैं क्लासिकल डांस। तो शास्त्रीय नृत्य को क्लासिकल डांस बोलते हैं। उसके बाद लोक नृत्य को बोलते हैं फोल्क डांस। उसके बाद जो आधुनिक नृत्य होता है उसे कंटेम्प्रेरी डांस कहते हैं। तो डांस 3 तरह के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और आधुनिक नृत्य। उसके बाद आते हैं अगले चैप्टर पर और समकालीन नृत्य या कंटेम्प्रेरी डांस या डांस स्टाइल। तो समकालीन नृत्य क्या है? तो नृत्य के मानवीय व्यक्ति को एक रसमय वर्णन। यह सार्वभौमिक कला है जिसका जन्म मानव शरीर के साथ हुआ है। बालक जन्म लेते हैं और रोकर अपने हाथ पैर मारकर भाव व्यक्ति करता है। यह भूखी है, यह आंगिक क्रियाओं के नृत्य की उत्पत्ति हुई है। यह कला देवी देवताओं, दानवों, मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए अति प्रिय है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अपने मोहक सौंदर्य नृत्य को भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित कर उसका वध किया।
भारतीय संस्कृति और धर्म का आरंभ से ही मनुष्य मुख्यतः नृत्य कला से जुड़ा रहे। भगवान विष्णु के अवतारों में सर्वश्रेष्ठ और परिपूर्ण कृष्ण के नित्यावतार ही हैं, इसी कारण नटवर कृष्ण कहलाते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म और इतिहास के कई प्रमाण मिलते हैं जिससे जिससे सफल कलाकारों और नृत्य कलाओं की श्रेष्ठतम सर्वमान्य प्रतीत होता है। भारतीय नृत्य के इतिहास, तो भारतीय नृत्य के इतिहास की बात करें यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन डांस, तो नृत्य इतिहास मानव इतिहास ही पुराना है। प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, लेकिन इससे उल्लेख वेदों में भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में ही नृत्य की खोज हो चुकी थी। इस काल में मानव जंगलों में स्वतंत्र विचरण करता था। धीरे धीरे उसने समूहों में रहना सीखना, हर्षोल्लास के साथ आग के चारों नृत्य करते थे। इतिहास की दृष्टि से सबसे पहले उपलब्ध साक्ष्यों में गुफाओं से प्राप्त यदि मानव के उभरते चित्रों तथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई से प्राप्त मूर्तियां हैं, जिनसे यह फांसे से बनी तन्वी की मूर्तियां, जिसकी समीक्षा करने वाले विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि नृत्य की भावभंगिमा से युक्त था। भारतीय नृत्य कला के इतिहास का उत्खनन से प्राप्त नृत्यांगनाओं की मूर्तियों से भी मूल्यवान उपलब्धि है। वैदिक काल के नृत्य, तो जो वैदिक काल के नृत्य क्या थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात नृत्य इतिहास में वैदिक काल में प्रवेश होता है। इस काल में चारों वेदों की रचना हुई थी। इसे भारतीय सभी कलात्मक विरासतों को मूल ग्रंथ माने जाते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर क्रमशः यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में आचार्य और ऋषियों ने इसकी स्थापना हुई। और ऋग्वेद, तो वेद कितने हैं भारत में, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में नृत्य से संबंधित प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो संसार में प्राचीन ग्रंथों में से एक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इसकी नृत्य संबंधी सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलती है और इस तरह इस सूक्त के इस दोहे के माध्यम से इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि इंद्र तुम बहुतों द्वारा आहूत और सबको नचाने वाले हो। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में नृत्य कला और प्रचार का सर्वत्र था। यानी ऋग्वेद में ऐसा कहा गया कि जो भगवान इंद्र हैं वो आहूत और सबको नचाने वाले हैं। मतलब इसका ये होता है कि उस समय भी नृत्य का प्रचलन था। इस युग में नृत्य के साथ साथ वाद्यों का भी प्रयोग होता था। नृत्य उस युग में व्यायाम के रूप में माना जाता था, यानी नृत्य एक एक्सरसाइज थी, यानी एक स्पिरिचुअल थॉट था। शरीर का आरोग्य रखने के लिए नृत्य कला का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में नाट्य, नृत्य, तांडव, लालस्य और बीजारोपण हो चुका था। उसके बाद पुराणों में नृत्य के तत्व, द एलिमेंट ऑफ डांस इन माइथोलॉजी, यानी पुराणों में नृत्य के तत्व होते हैं। तो हरिवंश पुराण में, जैन धर्म से संबंधित इस पुराण में गुरु अष्टनेमी की लीलाओं और उनके समय की संस्कृतियों का चित्रण है। जो हरिवंश पुराण है ये जैन धर्म से रिलेटेड है और इसमें गुरु अष्टनेमी ने संस्कृति और नृत्य के बारे में वर्णन किया हुआ है। श्रीमद् भागवत मेघ पुराण में, अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत मेघ पुराण में अनेक स्थानों पर नृत्य का विस्तृत विवरण मिलता है। साथ ही संगीत, वाद्यों और आहार्य, अभिनय, नाटक का भी उदाहरण मिलता है। शिव पुराण में भी नृत्य के उल्लेख कई विवरणों में पाया जाता है। कुर्म पुराण में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है और गंधर्व, किन्नर, मुनि, सिद्ध आदि समायोजित नाचने लगे। अप्सराएं मोहक नृत्य मिलती हैं। तो अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में भी नृत्य की हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत मेघ पुराण, शिव पुराण, उसके अलावा कुर्म पुराण की बात करें तो इन सभी में नृत्य की अलग उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं भारत के रामायण और महाभारत काल में नृत्य। तो रामायण और महाभारत के नृत्य की बात करते हैं। रामायण में नृत्य के तत्व मिलते हैं। तो रामायण में जो भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया, इसमें भी नृत्य के तत्व मिलते हैं। भगवान राम के जन्म के समय और विवाह उत्सव में भी राज्याभिषेक, विजय उत्सव आदि अवसरों पर नृत्य समारोह मिलता है। वहीं अगर रामायण की बात करें तो रामायण 7 सर्गों में लिखा गया है, 7 खंडों में लिखा गया। उसके अलावा रामायण में 24,000 श्लोक हैं और रामायण को लिखने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि। वहीं रामचरितमानस को लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। उसके बाद महाभारत काल में, तो महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के समय ही नृत्य पाया जाता था। इस युग में नृत्य, तत्व, नाट्य तीनों में विकास हो चुका था और
मुनि काल में नृत्य, तो भरत मुनि ने क्या लिखा है, तो नाट्य शास्त्र लिखा है। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य नृत्य के बारे में वर्णन किया है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के समय भारतीय समाज में कई प्रकार की कलाओं का पूर्ण रूपेण विकास हो चुका था। जनसाधारण की रुचि कलाओं के प्रति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रशासनों में यदा कदा भय व्याप्त हो गया था। लोग कहीं अपने कार्य छोड़कर मात्र जनसाधारण में रुचि का भाव बढ़ गया था और तत्कालीन समाज में यदा कदा भय प्राप्त हो गया था। लोग अपने कार्य छोड़ मात्र कलाओं में आमोद प्रमोद में ही समय गुजारने लगे थे। यानी भारत जो प्राचीन काल था उसमें लोग नाट्य मतलब नृत्य में ही अपना समय व्यस्त करने लगे थे, इसलिए कहीं कहीं पर प्रतिबंध भी लग जाता था। यानी लोग अपना टाइम ज़्यादा इसी में व्यतीत करने लगे थे, इसलिए प्रतिबंध लग जाता था। उसके बाद भरत मुनि के नाट्य काल में अपना लक्ष्य बना रखा था। उसी के विकास के लिए नाट्य शास्त्र की अत्यंत उपयोगी और पूर्णतः व्यवहारिक विवेचना रचना की गई थी। आज इतने समय बाद भी नाट्य नृत्य कला के लिए उतना ही ग्रंथ है। भरत मुनि ने नृत्य जगत में योगदान बहुमूल्य है। इसके बाद संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों जैसे कालिदास के शाकुंतलम, मेघदूत, वात्सायन और कामसूत्र और मृच्छकटिकम आदि ग्रंथों में भी नृत्य का विवरण हमारे संस्कृति की कला प्रियता को दर्शाती है, जो आज के लिए अक्षुण्ण है। यानी भरत मुनि के समय और इन सब कालिदास के जैसे शाकुंतलम, मेघदूत, वात्सायन जैसे ग्रंथों में भी नृत्य के तत्व मिलते हैं। अब आते हैं आधुनिक काल के नृत्य यानी मॉडर्न डांस इन मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड आज भी हमारे समाज में नृत्य और संगीत का उतना ही महत्व दिया जाता है जैसे कि हमारे में कोई समारोह नृत्य के बिना संपूर्ण नहीं होते। भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों को औरत शिष्य परंपराएं इस संस्कृति के विरासत की धारा को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित करती रहेगी। नृत्य कला, तो नृत्य कला क्या होती है, तो जय मंगल के अनुसार 64 कलाओं की यह एक कला है। इस कला को नृत्य नाचना कला का है। हाव भाव आदि के प्रति नृत्य कहा जाता है। नृत्य के करण अघर विभाव अनुभव और संचारी भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, नाट्य और अनाट्य। तो ये हम चैप्टर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे नृत्य दो प्रकार के होते हैं, नाट्य और नाट्य। स्वर्ग और नरक पृथ्वी के निवासियों कृतियों के अनुकरण को नाट्य कहा जाता है। अनुकरण विरक्ति और नाट्य कहा जाता है। खुले स्थान पर शरीर की गति या संचालन नृत्य तालबद्ध प्राचीनतम अभिव्यक्ति में से एक है। सभी संस्कृतियों में किसी न किसी रूप से नृत्य विद्यमान है। प्रागैतिहासिक यानी अति प्राचीन काल में गुफाओं चित्रों से आधुनिक चित्रकार को शिल्पकारों में कभी न कभी गति, क्षणक और पत्थरों के चित्रों को बांधने का प्रयास किया है। नृत्य स्वरूपों की शैलियों की विविधता इसे समाज के अनुकरण और संकलन के सुलभ और सशक्त बनाती है। किसी न किसी इसे गहन रूप से अभिव्यक्त होती है और दर्शकों को यह स्वयं नृत्य के रूप में इच्छा नहीं रखने को आनंदित करती है। अवधारणाएं की बात करें तो अवधारणाएं होती हैं, नृत्य की दो अवधारणाएं होती हैं, एक सशक्त आवेग और तौर पर नृत्य और दूसरी होती है कुशलतापूर्वक नृत्य संयोजन। तो भारत में नृत्य की 3 श्रेणियों को बांटा गया है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और आधुनिक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस, लोक नृत्य यानी फोल्क डांस और आधुनिक यानी मॉडर्न डांस। तो आइए बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य की शैलियों को संरक्षित 20वीं सदी में प्रचलित प्राचीनतम शैलियों में से एक है। मंदिर, राजसी दरबार, गुरु शिखर परंपरा इस कला को जीवित और परिवर्तित रखते हैं। भारत में शास्त्रीय और लोक परंपराओं के जरिए इस प्रकार के नृत्य नाटिकाओं द्वारा उदय हुआ है, जो पूर्णतः एक नाट्य स्वरूप है। इसमें अभिनेता जटिल भंगिमापूर्ण भाषा के जरिए कथा को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसके स्वरूप को सार्वभौमिक प्रभाव और उप महाद्वीपीय भाषाओं की सीमाओं से ऊपर उठ चुका है। कुछ शास्त्रीय नृत्य की नाटिकाएं जैसे कथकली, कुचिपुड़ी और भागव मेला में लोकप्रिय हिंदू पौराणिक कथाओं की वर्णन करती है। जैसे कथकली, कुचिपुड़ी और भागवत मेला में पौराणिक कथाओं का भी अभिनय होता है। उसके बाद 20वीं शताब्दी के नाटक उदय शंकर और शांतिवर्धन ने इस पारंपरिक नृत्य नाटिकाओं को प्रेरित बैल को सृजन किया। समकालीन भारतीय निर्देशन और लेखन पारंपरिक नृत्य शैलियों को फिर से परख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक पुनरावेदन तथा गहरे कलात्मक रूप से भी अपनी रचनाओं उसका प्रयोग करते हैं। शहरी दर्शकों सीधे गद्य नाटकों को लोकप्रियता के बावजूद ग्रामीण भारतीय में नृत्य वाटिका निश्चित रूप से अधिक गहरा प्रभाव छोड़ती है, ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती है, क्योंकि ग्रामीण सौंदर्य व बोध परंपराओं से जुड़ा होता है। शास्त्रीय नृत्य के तकनीकी एवं प्रकार,
यानी टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस। तो नाट्यशास्त्र यानी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार नर्तक अभिनेता के अर्थ के 4 प्रकार से अभिनयों के जरिए प्रस्तुत होता है। आंगिक, शारीरिक और विभिन्न अंगों को शैलीपूर्ण संचालन के माध्यम से प्रस्तुति, वाचिक, बोली, गीत, स्वरूप और तत्परता के लिए शैली, आहार और वेशभूषा, श्रृंगार और सात्विक किसी अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक साधनों की प्रस्तुति है। कलाकार के पास शैलीकृत मणिमाओं की जटिल भंडार होता है। शरीर के प्रत्येक अंग, जिनमें आँखें, हाथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इनके लिए पारंपरिक तौर पर मुद्राएं निर्धारित हैं। इनके लिए 13 भौवें, 7 नाक के लिए 6 और गालों के लिए 6 और छोड़ी के लिए 7, गर्दन के लिए 9, बदन के लिए 5, आँखों के लिए 36, पैर में निम्न अंगों के लिए 32, इनमें 16 और भूमि में 16 हवा के लिए निर्धारित हैं। यानी इन तरह की मुद्राएं होती है। जैसे सिर को 13 तरह से वो घुमा सकते हैं, भौवें को 7 तरह से, नाक को 6 तरह से, आँखों को इस तरह से अलग अलग इटलाना, ठुमका, तिरके, चाल आदि सावधानीपूर्वक की जाती है। उसके बाद एक हाथ की मुद्राएं 24 मुद्राएं होती है, यानी असंयुक्त हस्त, और दोनों हाथों की 13 मुद्राएं होती हैं। एक हस्त मुद्रा में एक को बिल्कुल 13 अर्थ हो सकते हैं। इसमें अलग अलग अर्थों के साथ साथ स्थिति भिन्न भिन्न होती है। किसी एक नृत्य नाटिका का अभिनय करते हुए एक पुरुष एक महिला चेहरे का भाव, मुद्राएं, मिजाज बदलते हुए क्रमशः 2-3 प्रमुख चित्रों का अभिनय करती है। नृत्य के 9 रस होते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, क्रोध रस, भय रस, वीर रस, जुगुप्सा, विस्मय, शांत रस। रसों के संदर्भ में भी प्रेम, हास्य, दुख, क्रोध, ऊर्जा, भय, निराश, आश्चर्य और शांति होती है। अब तक मौजूदा शास्त्रीय नृत्यों की 4 प्रमुख शैलियाँ हैं: भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी। इनमें से 2 प्रकार का भाव होता है, एक तांडव जो शिव के रौद्र रूप होता है, दूसरा लास्य। तो इसमें 2 शैलियाँ होती है, एक तांडव जो भगवान शिव के रूप को वर्णन करता है। उसके बाद 1958 में नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी में 2 नृत्य शैलियाँ, जैसे आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी और उड़ीसा की ओडिसी को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। तो अभी भारत में कितनी नाट्य शैली मान्यता दी गई? तो 8 दिया गया है साहित्य नाट्य अकादमी के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं, उससे पहले लोक नृत्य शुरू करने से पहले हम क्लासिकल डांस को ऐसे समझते हैं। जैसे भारतीय संगीत में थिएटर शैलियों और निश्चित रूप से प्रदर्शन कलाओं को एक छंद शब्द होती है, जिसके सिद्धांत के लिए संस्कृत पाठ और नाट्यशास्त्र लगाया जा सकता है। तो भारत में साहित्य नाट्य अकादमी के द्वारा 8 नाटकों को मान्यता दी गई, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, शास्त्रीय, मोहिनीअट्टम। तो इन 8 नाम तो जो शास्त्रीय नृत्य होता है, ये इसमें विशेष हाथ की अलग मुद्राएं होती है, उसके बाद आँखों की अलग मुद्राएं होती है, और उसके अलावा पैर, हाथ, नाक, कान, जितने भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनका अलग अलग मुद्राओं में इधर नाट्य के द्वारा, स्पेशल टेक्निक के द्वारा किया जाता है। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, तो 8 भारत में है: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, और उसके बाद शास्त्रीय। और इंडियन क्लासिकल डांस में ऐसे होता है। अब हम लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो लोक नृत्य ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है और ग्रामीण समुदाय और दैनिक काम काजों और रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति है। लोक नृत्य को देहात में अनपढ़ नर नारी और लोक वाद्यों के सहारा से करते हैं। लोक नृत्य वस्तुतः प्राकृतिक नृत्य है। इसे लोक के जीवन में अनुकूल किसी न किसी प्रकार से नृत्य के रूप में प्रकट करता है। इस लोक जीवन में नृत्यों की कला को स्वाभाविक होती है तथा कलात्मक होने के लिए चैतन्यता नहीं होती तथा अतः आदिम और जंगली जातियों द्वारा यह स्वाभाविक लोक नृत्य है। जितना स्वाभाविक रूप से सशक्त होता है उतना ही अन्यों में किसी न किसी तात्पर्य में नहीं है, अतः अन्य क्षेत्रों में यह जाति और लोक नृत्य से नहीं होता। लोक नृत्य तो देश के हर क्षेत्र में लोक जीवन में होता है। आधुनिक समसामयिकी नृत्य आधुनिक समसामयिक नृत्य 20वीं शताब्दी की देन है। पहली भारतीय और नई विषय वस्तुओं को, आवेगों को व्यक्त करते हैं। भारतीय फिल्म और इंडियन फिल्म की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में नृत्य की लोकप्रियता को इस तथ्य से आकलन किया जा सकता है कि
शायद ही कोई ऐसा सामाजिक फिल्म नहीं होगी जिसे आधे दर्जन से नृत्य न कि आपसी प्रेम और आपसी नायक नायिकाओं में किसी न किसी जगह पर नाच हो सकते हैं। एक फिल्म कहानी को कोई भी पटकथा लेखक भले ही न हो, लेकिन उसमें एक नृत्य निर्देशक जरूर होता है। नृत्य के बहुत से अवसर उपलब्ध कराने के लिए कभी दरबारियों, मंदिरों और नृत्यों के नर्तकों को पौराणिक विषय वस्तुओं पर फिल्म बनाई जाती हैं। इसके लिए विशेष नर्तकों की भी सेवाएं ली जाती हैं। तो 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्यों में संगीत राष्ट्रीय दरबार से बाहर निकलता है और बड़े बड़े शहरों मंच पर नियमित और तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा धनी उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय होटलों उच्च स्तर पर धनी परिवार में नृत्य के लिए प्रमुख संरक्षक हैं। व्यापारिक रात्रि भोज में किसी क्लब को वार्षिक समारोह में भी बड़े बड़े कलाकारों को द्वारा नृत्य कराया जाता है। शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और असामान्य बात हो गई है। मतलब शास्त्रीय नृत्य कराना एक असामान्य बात हो गई है। कुछ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नृत्य एक नियमित विषय है। शहरों के लिए समसामयिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक नृत्य भी आम होते जा रहे हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में कट चुका लोक नृत्य मूल ऊर्जा और सौंदर्य खो चुके हैं, इसलिए राज्यों के बीच में यह क्षेत्रीय संस्कृति और कलात्मक आदान प्रदान का अपरिहार्य अंग है। अब आइए बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य की शैलियाँ क्या होती हैं? तो क्लासिकल डांस एंड स्टाइल। तो साहित्य काल में संगीत और संस्कृति की अंतरचना महत्वपूर्ण अवयव है। इन्हीं के द्वारा किसी देश के समाज की सार्वभौमिकता, निजी गुणता निर्भर होती है। यह सार्वभौमिक निजता, संस्कृति की जातीयता को एक दूसरे को विकसित करने में अंतःक्रिया संभव है। उसके बाद भारतीय शास्त्रीय में लोक कलाकारों के माध्यम से एक प्रकार की नृत्य नाटिका का उदय हुआ, जो पूर्णतः नाट्य स्वरूप है। इसमें अभिनेता जटिल भंगिमापूर्ण भाषा के द्वारा कथा को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कुछ कलाकारों के नृत्य नाटिकाओं के लोकप्रिय हिंदू पौराणिक कथाओं द्वारा अभिनय होता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार नर्तक अभिनेताओं के अर्थ को 4 प्रकार के अभिनयों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अंग की कथा, शरीर के विभिन्न अंगों को शैलीपूर्ण संचालन के माध्यम से भावना को प्रस्तुतिकरण, वाचिक बोली और गीत स्वरूप की तारता और स्वर शैलिता के आहार और वेशभूषा श्रृंगार की सात्विक किसी न किसी अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संसाधनों को प्रस्तुत होती है। नृत्य में अभिनय के माध्यम से अंग का संचालन द्वारा भाव का अभिव्यक्ति किया जाता है। लय, ताल, संगीत नृत्य कला के सहयोग प्रदान करने के लिए निष्पत्ति और बहुमूल्य योगदान देते हैं, लेकिन जब भाव में लोक विशेष द्वारा उन्मुक्त होते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान की गई लोक नृत्य को आबद्ध और या शास्त्रीय नृत्यों के रूप में सम्मुख प्रचलित है। शास्त्रीय नृत्यों की परंपराओं को भारतीय प्रमुख 7 शैलियाँ होती है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी नृत्य, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को उद्भव मंदिरों के प्रांगण में स्तुतः देवों की आराधना से प्रारंभ होता है। नृत्यों को मांगा जाता है आत्मा की शांति में मिले। नाट्यशास्त्र में उन्हें मार्गी कहा गया है। शाही दरबारों में इन्हें संगी वादकों के रूप में नृत्य किए जाते थे। हिंदू देवता जो मंदिरों में अधिष्ठित होते हैं, उन्हें नर्तकों को शाही मेहमान होते हैं। इसके बाद शास्त्रीय नृत्य की शैलियों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस स्टाइल, यानी शास्त्रीय नृत्य की शैलियों के प्रकार। तो भारतीय नृत्य के जड़े प्राचीनतम परंपराओं में से उसके विशाल उपमहाद्वीपों के नृत्यों की विभिन्न विधाओं को जन्म लिया गया। प्रत्येक विधा को विशिष्ट समय और वातावरण के प्रभाव से आकार लिया गया। प्रत्येक विधा किसी विशिष्ट क्षेत्र या अभिव्यक्ति के समूह को लोकाचार की अभिव्यक्ति प्रतिनिधित्व करती है। शास्त्रीय नृत्यों के संगीत नाटकों अकादमी की सभ्य कला की प्रस्तुत करने के लिए एक माध्यम बताया है। स्वच्छ हस्त और मुद्रा चेहरे के भाव को प्रदर्शन करके शास्त्रीय नृत्यों को विचार किया गया। शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत निम्नलिखित नृत्य आते हैं, जैसे का भरतनाट्यम, कथक नृत्य, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और ओडिसी। और 8वां ऐड हो चुका है शास्त्रीय नृत्य। तो भारत में इस समय नाट्य साहित्य अकादमी के द्वारा 8 नृत्यों को मान्यता प्राप्त की गई है। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी और शास्त्रीय। तो 8 नाटकों की मान्यता दे चुकी है साहित्य अकादमी ने। तो अब बात करते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम जो कि उड़ीसा,
तमिलनाडु में होता है और शास्त्रीय नृत्य का यह प्रसिद्ध नृत्य है। भरतनाट्यम भारत के प्राचीन नृत्यों में से एक है। इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। यह भरत शब्द से निकला हुआ है। इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हिंदू देवकुल के महान त्रिवेदों में से प्रथम नाट्यशास्त्र तथा नृत्य विज्ञान है। इंद्र व स्वर्ग के अन्य देवताओं के अनुनय विनय और ब्रह्मा जी भी प्रभावित हुए थे। उन्होंने नृत्य देव को सूजित करने के लिए चारों वेदों का उपयोग किया है। नाट्य वेद, पंचम वेद और भरत ने इसके अनुयायियों को प्रदान किया है। उन्होंने इस विद्या का परिचय पृथ्वी के नश्वर मनुष्यों से दिया है। तो ये भरतनाट्यम के बारे में बात की गई है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। अतः इस प्रकार भरतनाट्यम है और भरतनाट्यम के नृत्य के 3 मूलभूत तत्वों को कुशलतापूर्वक सम्मिलित किया गया है। भाव और मन स्थिति, राग और संगीत के लिए स्वर माधुर्य हो, ताल और कला समंजन। भरतनाट्यम के तकनीक में हाथ, पैर, मुख, शरीर का संचालन, समन्वय 64 सिद्धांत हैं जिसके निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ दिया जाता है। यानी जो भरतनाट्यम होता है उसमें 64 सिद्धांत हैं, यानी 64 सिद्धांत हैं और हाथ, पैर और मुख का अलग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके अलावा मूल तत्व क्या होते हैं भरतनाट्यम के? तो भरतनाट्यम जीवन के मूल तत्व दर्शन शास्त्र, धर्म और विज्ञान पर है। यानी भरतनाट्यम के जो 3 मूल तत्व हैं दर्शन शास्त्र, धर्म और विज्ञान, यानी धर्म से यानी रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, उसके अलावा साइंस की बात करता है, उसके बाद फिलॉसफी की बात करता है। यह एक गतिशील और सामरिक नृत्य है। इसे प्राचीनतम में स्वयं सिद्ध होता है। इसके सौंदर्य में सुरुचि, संपन्नता और प्रतीक बनाया जाना पूर्णतः मंगल है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसे संपूर्ण और सामाजिक बंधनों की विरक्ति निष्पादकता के चरमा उत्कर्ष पर होना आवश्यक है। भरतनाट्यम तुलनात्मक रूप से नया है। इसके लिए सादृत, दासी, अट्टम या तंजूर नाट्यम नामों से भी जाना जाता है। मुद्राएं होती है भरतनाट्यम की। तो विगत इस अध्याय इसका अभ्यास, प्रदर्शन और नृत्यांगनाओं ने एक वर्ग में देवदासी के रूप में माना जाता है, मंदिरों में किया जाता है। तथा भरतनाट्यम नृत्यकार मुख्यतः महिलाएं हैं जो मूर्तियों के अनुसार अपनी मुद्राएं बनाती हैं। सदैव घुटने को मोड़कर नृत्य महिलाएं करती हैं, मूर्तियों के अनुसार अपनी मुद्राएं बनाती हैं। उसके बाद यह नितांत परिशुद्ध शैली है। इसमें मनोदशा और अभिव्यंजना संप्रेषित करने के लिए हस्त संचालन और विशाल रंग पटक का प्रयोग होता है। भरतनाट्यम में नर्तक को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और शरीर में ऐसा जान पड़ता है कि मानो त्रिभुजाकार का एक बड़ा हिस्सा धड़ से ऊपर से दूसरे नीचे है। यह शरीर के नियंत्रित और वितरण निचले अंगों को सुदृढ़ स्थिति पर आधारित होता है ताकि हाथों में एक के आने से शरीर के चारों ओर घुमाने, ऐसी स्थिति बनाने जिससे मूल स्थिति अच्छी हो। मुद्राएं में 9 रसों का प्रस्तुतिकरण इस नृत्य की विशेषता है। रंगमंच में प्रस्तुति के क्रम में सर्वप्रथम अलरिक प्रस्तुत किया जाता है, जिसका पश्चात जाति स्वरूपम की प्रस्तुति से की जाती है, जिसमें नर्तकी स्वर अर्थात संगीत के सौंदर्य को अपने नृत्य द्वारा प्रस्तुत करती है। अंग संचालक, पद संचालन और लयकारी प्रस्तुत की जाती है। भरतनाट्यम के प्रस्तुतिकरण के क्रम में तृतीय स्थान शब्दम प्रस्तुति की जाती है। इसके पश्चात वर्णन उपरांत पदम, अंतिम वर्णों के लिए तिल्लाना प्रस्तुत की जाती है। संगीत वाद्यों में रूप में गायक को मुद्रण, मंजीरा, नागस्वरूपम, वायलिन आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में तमिलनाडु प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 2000 वर्ष पुराना परंपरा। इस नृत्य का उद्गम स्थल तंजूर है। प्राचीन काल में ईश्वर उपासना हेतु मंदिरों और देवदासियों द्वारा किए जाने वाला दासी अट्टे भी कहा जाता है। लक्ष्मण भाव, राग, ताल और 3 भरतनाट्यम के मुख्य भाग है। संगीत के समस्त अंगों, उपांगों और शास्त्रों के प्रकार किया जाता है। नाट्यम आधार पर पुरुषों स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, जबकि पूर्व काल में केवल नर्तकी और मंदिरों 4 दीवारों के अंदर होता है। नृत्य इस प्रकार किया जाता है कि भरतनाट्यम का अभिनय दर्पण के आधार पर शास्त्रीय नृत्य कुशल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की मुद्राएं बाहुल्य हैं। यह मुख्यतः 64 मुद्राएं हैं और 9 भागों में विभाजित है। थारवुड और ये नृत्य के प्रति जीवात्मक समर्पण उससे करता है। तो ये भरतनाट्यम के अलग अलग विभिन्न मुद्राएं हैं। उसके बाद संगीत और वाद्य।
जो भरतनाट्यम के लिए संगीत और वाद्य की जरूरत होती है, यह नृत्य संगीत के साथ किया जाता है। मुंदक, बांसुरी, वायलिन, वीणा आदि वाद्य यंत्रों द्वारा कर्नाटक संगीत होता है। भरतनाट्यम में देवदासियों का योग। भरतनाट्यम में आचार्य तंदुवन यानी कहलाए, जो निःशुल्क शिक्षा देते थे। जब उनके शिष्याएं धन कमाने लगी तो वो अपने अर्जित धन का एक हिस्सा जीवन पर्यंत में अपने गुरु को देती हैं। दासियों 3 प्रकार की होती हैं: राजदासी, देवदासी और स्वदासी। राजदासी जो राज दरबार की अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए नर्तकियों को राजदासी कहते हैं। जो राजा के दरबार में अपनी कला प्रदर्शित करती है उसे राजदासी बोलते हैं। देवदासी जो देवालयों में नृत्य करने के लिए नर्तकियाँ होती हैं उन्हें देवदासी, यानी जो राज दरबार में करे उसे राजदासी, जो देवालय में करे देवदासी, और 2 दासी जो विशेष अवसरों पर अपनी इच्छाओं से नृत्य करते हैं उन्हें स्वदासी कहते हैं। यानी जो अपनी इच्छा पर डांस करता है करता है उसे स्वदासी, जो देवालय में करता है देवदासी, और जो राजा के दरबार में करता है राजदासी। उसके बाद भरतनाट्यम की वेशभूषा। तो भरतनाट्यम की वेशभूषा क्या होती है? तो इस नृत्य में नर्तकियाँ मराठी स्त्रियों की भांति लोचादार लांगदार लंबी साड़ियाँ पहनती है तथा दोनों पैरों के बीच में एक मोटे से जोड़े बनाया जाता है। धोती के ऊपर वाले हिस्से में दुपट्टे की भांति कंधे में रखते हुए कमरे लपेट लेती हैं। आधी और चौड़ाई बाजू का ब्लाउज बना किया जाता है। बालों को सुंदर ढंग से चोटी बनाई जाती है। मस्तक पर तिलक के ऊपर कपोल और दोनों तरफ बिंदी ओठों और गालों के बीच हल्की लगाते हैं। तो इस तरह से ये तैयार होती हैं। उसके बाद भरतनाट्यम नृत्य के क्रम। तो भरतनाट्यम नृत्य के क्रम होते हैं। भरतनाट्यम नृत्य के क्रम 7 भागों में विभाजित किया गया है: अल्लारिपु, जेबीथुरम और शब्दम। तो अल्लारिपु को इस तरह से करते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद वर्णन, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना और श्लोकम। तो तिल्लाना क्या होता है? एक घुंघरुओं को तेज गति से उत्तेजना पैदा करना। पदम क्या होता है? 5वें चरण में श्रृंगारिक भावव्यज्य करना। वह श्लोकम क्या होता है? संस्कृत के श्लोकों को आराधना करते हुए कार्यक्रम को समाप्त होता है। तो इस तरह से अलग अलग नृत्य के क्रम होते हैं। उसके बाद विशिष्ट गुरु और कलाकार। तो जो भरतनाट्यम के विशिष्ट गुरु और कलाकार कौन कौन थे? कंटला पिले, गौरी अम्मा, बाल सरस्वती, ई कृष्ण अय्यर, राम गोपाला, रुक्मणी देवी, और इन सभी लोगों का नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कथकली। तो कथकली कहाँ होता है? तो केरल में। तो कथकली मालाबार यानी कोची के ट्रांसवेरी के आसपास प्रचलित नृत्य है। तो मालाबार तट कहाँ है? तो जैसे भारत का एक नक्शा है तो इसके वेस्टर्न साइड में यानी ईस्टर्न, यहाँ पर जैसे इंडियन मैप में अगर यहाँ पर मालाबार तट होता है तो यहाँ पर एक केरल राज्य है और वहाँ पर कथकली नृत्य होता है। और कथकली नृत्य जो कि कोचीन ट्रांसवेलन के आसपास प्रचलित नृत्य है और केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंगकला है। कथकली 21वीं शताब्दी के कोट्टाहरकला तामसूर राजाओं द्वारा भरतनाट्यम आविष्कार किया था, उसी के विकसित रूप है कथकली। तो कथकली और वही कथक की बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश में होता है। यह रंग कला नृत्य कला को नाट्य कला के रूप का सुंदरतम रूप है। भारतीय अभिनय कला का नृत्य नामक रंग कला के अंतर्गत कथकली की गणना होती है। कथकली शब्द की व्युत्पत्ति कथों और जिले में होती है, जिसका अर्थ होता है नृत्य नाट्य शास्त्रीय परंपरा में नियमों को दृढ़ता से पालन किया जाता है। इस विद्या के नृत्यकारों की विशेषता है कि रंगीन और वेशभूषा को अपने कलाकार और गायकों में पाए जाने वाले संदर्भों के लिए हस्त मुद्राओं और नृत्य नाटकों और अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसे कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है और न ही गीत गाता है। कथकली के साहित्य रूप में आठ कथा कहते हैं। गायक वर्ण वाद्यों में वंचालन के लिए आठ कथाएँ कहते हैं। कलाकार के उन अभिनय करके दिखाते हैं जिनसे कला के विशेष पुराणों इतिहास के लिए किया जाता है। रंगमंच। रंगमंच क्या होता है? तो कथकली में रंगमंच जमीन से ऊपर उठा हुआ एक चौकोर होता है। इसमें रंगबंदी कहा जाते हैं और कैलूर प्रस्तुति होने के कारण यह भद्रदीप यानी जलाया जाता है। इसमें कथकली के प्रारंभ में कतिपय आचार अनुष्ठान किए जाते हैं। केलीकोट, अरुंकेटी, तोडम, बंदनकेल्ट, पुराण, मंजुल जो नाट्य प्रस्तुति होती है, इसके पद्य पढ़कर अभिनय किया जाता है तथा धनादि अनुष्ठान के लिए कथकली का समापन होता है। अब आते हैं वेशभूषा के बारे में। कथकली जो कि केरल में होता है
और कथकली में प्रत्येक पात्र की अलग अलग वेशभूषा नहीं होती, यानी सबका सिमिलर ड्रेस होता है। कथा चरित्र के आधार पर कथा पात्रों को भिन्न भिन्न प्रतिरूपों में बांटा जाता है, यानी कथा जो चरित्र होता है उसके साथ डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक प्रतिरूप को अपनी वेशभूषा और साज श्रृंगार होता है। इस वेशभूषा के आधार पर पात्रों को पहचान पड़ता है। वेशभूषा, साज श्रृंगार और रंगीन आकर्षक होते हैं। यह प्रतिरूप 5 रूप में बच्चा, कतीप, करी, दाढ़ी, मीनू, तो ये 5 प्रतिरूपों में होते हैं। उसके बाद इसका कथकली के इतिहास की बात करें तो कथकली का इतिहास केरल के राजाओं के इतिहास के साथ जुड़ा है। आज भी कथकली का रूप मिलता है। प्राचीनतम रूप में परिष्कृत रूप है। वेश, अभिनय और परिवर्तनों के लिए संप्रदाय कहते हैं। कथकली की शैली में छोटे छोटे भेद हुए हैं जिसे चिल्टकल कहते हैं। साहित्य, अभिनय और भेष के अतिरिक्त प्रमुख तत्व हैं संगीत और मेलम। भारतीय क्लासिकल परिकल्पना के अनुसार नवरसों में नाट्य प्रस्तुति कथकली की प्रमुखता पाती है। समय के अनुसार कथकली की वेशभूषा संगीत, वादन, अभिनय, अनुष्ठान आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तित हुए। कोटारकट्टा तपुरानंद राजा के द्वारा कथकली की बीजारोपण हुआ। यही नहीं, सर्वगापूर्ण सर्वसुलभ कला बनाने के लिए कार्य कोट्टम तपुरानंद में होता है। कथकली में संगीत कौन सी प्रयुक्त होती है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आठ कथा गायक यानी भावदार कथकली की कथा को प्रस्तुति होती है। इसी प्रकार आधार पर नाट्य अभिनय करते हैं। कथकली के 2 गायक होते हैं। पहले एक गायक गाता है, दूसरा गायक उसे दोहराता है। पहले गाने वाले को पौराणिक कहते हैं, दूसरे गायक वाले को त्रिशिष्टि कहा जाता है। उसके बाद इस तरह से पूर्णतः अभिनीत करते हैं और गायक कथकली संगीतों के द्वारा कहा जाता है। ऐसा संगीत की सोपान को 2 कथकली मंदिरों में गीत गोविंद गायन होता है, तो गीत गोविंद में गायन होता है। उसके बाद पट्टी पुरानी में इसे कथकली के रूप में कथकली के प्रमुख प्रसिद्ध गायक हैं कलापट्टम, उष्णिकट्टम, चेट्टीकट्टम, कोटुपुरम और कलाकट्टम हैदर अली हरिदास आदि होते। दक्षिण भारत में केरल प्रदेश का यह प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। संगीत, कला, अभिनय के सुंदर उपनयन 20 से 22 नर्तकों में इसकी प्रस्तुति करते हैं। रामायण, महाभारत तथा पौराणिक कथाओं पर आधारित इन नृत्यों को कुछ न कुछ बोलता है और भाव भंगिया को पार्श्व गायन के आधार पर नृत्य करते हैं। नृत्य का विवाह लोक कथा, मीनाट्टू नृत्यम की परंपरा को कृष्ण नाटम से हुआ है। कथा का अर्थ है कहानी और कविता की कली का अर्थ है खेल। किसी कला के पात्रों को बड़े बड़े मुखौटों लगाकर संगीत की अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रस्तुत करने को कथकली कहते हैं। इसे स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं। उसके बाद कथकली में कौन से संगीत और वाद्य यंत्र यूज होते हैं तो संगीत में संगीतम कविताओं का भाव प्रकट करता है। संगीत के साथ साथ मर्दल और रुद्र, वीणा, बांसुरी का प्रयोग होता है और घुंघरू बांधा जाता है। और इसकी वेशभूषा ऐसे होती है चुस्ता जैकेट और बीरा घाघरा पहनते हैं और चादर ओढ़ लेते हैं। इसके बाद कुंटल, लकड़ी की चूड़ी, ये सब चीज़ें भगवान कृष्ण की पार्वती की भूमिका के अनुसार होते हैं। कथकली नृत्य के क्रम, तो कथकली नृत्य के 5 क्रम होते हैं और 5 क्रम इस क्रम प्रकार। पहला कर्म के पीछे से ईश्वर की प्रार्थना और कथानायकों का परिचय। उसके बाद दूसरा पादकों के सम्मिलित और वाद्यवृंद के सर्वप्रथम मर्दल यानी मृदंग बजता है, अभिनेता है। और तीसरा होता है अभिनेता को धीरे धीरे मंच पर प्रवेश, पात्रों के अनुरूप मुद्राओं में भाव प्रकट और परिचय, रावण रौद्र रूप मुद्रा। चौथा भाग होते कथा प्रसंग के अनुसार रस भाव मुद्राओं को आंगिक अभिनय। अधिकांश कथाएं वध से संबंधित होती हैं, जैसे बलि वध, कंस वध, दुर्योधन वध, रावण वध। तो कथकली के 5 क्रम होते हैं इस तरह से होते हैं, तो 1 by 1 इसको ऐसे करते हैं। उसके बाद विशिष्ट रूप और कलाकार, तो कथकली केरल वर्मा यानी आधुनिक कथकली का जन्मदाता। तो कथकली के जन्मदाता कौन थे तो केरल वर्मा। शंकरन, नंबूदास, गोपीनाथ, कुजुकुरम, राघवन नायर, कनक रेले, कृष्णकुंटी, तो ये कथकली के ये कलाकार हैं। और कथकली ऐसे किया जाता है और कथकली केरल में होता है। कथकली की अलग अलग मुद्राएं होती और ये भगवान को समर्पित होती हैं। उसके अलावा इसके 5 मुद्राएं होती हैं। उसके बाद कथक नृत्य की बात करते हैं तो कथक नृत्य कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। और कथक नृत्य से ही पंडित बिरजू महाराज, जो पंडित बिरजू महाराज थे, उनका अभी हाल ही में निधन 17 जनवरी को हुआ है। तो
तो कथक नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो कथक नृत्य आज कथक एक संपूर्ण परिवेश में समृद्ध कला के रूप में सामने आया, जिससे अपने एकल स्वरूप को बनाए रखने और सामूहिक संरचनाओं में विस्तार किया। शास्त्रीय शास्त्रीय से लेकर आधुनिक काव्य में साहित्य में विशेष विषय बनाया है, जहाँ तक तत्कालिक सामाजिक विषय में प्रस्तुत किए गए, वहीं दूसरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कलाओं और विचारों के लिए विनिमय प्रदान होता है। कथक नृत्य उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है, यानी उत्तर भारत मतलब यूपी, इन राज्यों में फेमस है। यह शैली भारत के लखनऊ, बनारस, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विकसित है। इसके अतिरिक्त नटवरी नृत्य भी कहते हैं, इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कथक नृत्य को नटवरी नृत्य से भी जाना जाता है। और कथक के संपूर्ण संस्कृत में जिसका अर्थ होता है कथा का गायन, और उन्होंने नटवरी नृत्य के नाम से शैलियों को जन्म दिया, जिससे भाव प्रधान चमत्कार तत्वों का समावेश होता है। कथक एक संपूर्ण परंपरा है जिसके लिखित कोई इतिहास नहीं है। ये वाचिक परंपरा के अनुसार यह मजबूत उदाहरण मिलता है जिसका कठिन है। पूरा का पूरा नृत्य वाचिक परंपरा के आधार पर होता है। कथक एक घराने में दो गुरुजनों नृत्यों में से फर्क आता है, क्योंकि यह बहुत ही व्यक्तिगत शैली होती है और शिक्षक को अपना तरीका और बंदिशें, तिहाइयों की बनावट और साहित्य में समझ पहचान होगी। कथक नृत्य के वाद्य तो नृत्य तबले और जोड़ी संगीत और मंजीर प्रयोग किया जाता है। नृत्य पूर्ण रूप से सारंगी एक धुन में बजती है जिसे लहरा कहते हैं। उसके बाद कथक नृत्य की वेशभूषा, तो कथक नृत्य की वेशभूषा होती है, मुस्लिम काल में कथक नृत्य की वेशभूषा अपनी सहज झाप झोपड़ी होती है। चोगानुमा चमचमाती हुई अक्चल और चूड़ीदार पैजामा फिल्म सितारे चमकदार और अचकन का पटुक नृत्य से परिधान बनाती है। शैली की बात करें तो कथक नृत्य एकमात्र ऐसी शास्त्रीय नृत्य जिसके नृत्य कला में अभिनय का गुंजाइश है। कवित्व, गतभाव और के रूप में एकल नृत्य की महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहाँ तक कलाकार कई चरित्र निभाता है, वहीं पूरी कथा पिरोता है। मुद्राओं और लय के साथ बिना शब्दों का सहारा लिए कवित्व की संपूर्ण कविता है। किसी पौराणिक कथा चरित्र का वर्णन, कोई घटना सुनाती है। इसके बाद इसमें भी करने वाला एक ही व्यक्ति होता है और इस दौरान कई सारे चरित्र अलग अलग भावों के साथ दर्शाने का प्रयास होता है। इस तरह से जटिल शास्त्रीयता को निभाने और बरतने के लिए कलाकार को बहुमुखी होना होता है तथा इस नृत्य के अतिरिक्त उसे संगीत, कविता और दर्शन, पौराणिक धर्म, अन्य ललित कलाओं का भी ज्ञान आवश्यक है। यानी जो इसको करता है उसको संगीत, साहित्य, दर्शन और पौराणिक कथाओं में भी ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा वो बहुमुखी होना चाहिए, यानी मल्टी टैलेंटेड, यानी बहुत सारी चीज़ों को जानने वाला होना चाहिए, उसको बहुमुखी होना पड़ेगा। उसके बाद श्री कुदुम्बनी लखिया और श्री बिरजू महाराज। तो श्री कुदुम्बनिया और जो बिरजू महाराज है, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है 17 जनवरी को, तो उनके योगदान कथक में सामूहिक रचनाओं में अस्थायी और बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने कथक का नया विस्तार और नई दिशा दी है। कथक साहित्य की उत्पत्ति कथा को कथन करोति, जो कथन करता है यह कथक है। कथा प्रधान होने के कारण कथक कहा जाता है। महापुराण, महाभारत और नाट्यशास्त्र में बेहद शब्द मिलता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई में जो नृत्य मुद्राएं मिलती हैं वो कथक नृत्य हैं। पाली शब्दकोश में कथियों की एक उपदेश प्रयुक्त होता है। कलाकारों को रचनाओं के 13वें अध्याय में कथक का उल्लेख है। इसके बाद नृत्य सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा किया गया था, इसलिए इसे नटवरी नृत्य कहा जाता है। प्राचीन कथाओं द्वारा मंदिरों और पौराणिक कथाओं में के आधार पर नट होता है। लोग भरत कहलाते थे, नृत्य करते थे। बाद में नट जाति के लोगों की बुराइयां आने के कारण समाज में इसे बहिष्कार कर दिया था। यही कारण है कि नटों द्वारा स्वयं कथा अपनी जीविका चलाने के लिए स्वनृत्य करना प्रारंभ कर दिया, जिसे नटवरी कहलाए। नटवरी नृत्य के नाम से ऐसी शैलियों को जन्म हुआ जिसे भाव प्रधान, ताल प्रधान और तत्वों का समावेश होता है। कथक के 3 गुण जयपुर, लखनऊ और बनारस घराने में मशहूर है। तो कथक के 3 क्षेत्र हैं, जो जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। उसके बाद कथक नृत्य के संगीत और वाद्य, तो लहंगा, चोला, चषक, उसके बाद पैजामा, दुपट्टा और पैरों में घुंघरू, हाथों में आलता, सुंदर कीमती जवाहरात, बाजूबंद, चूड़ियाँ, टिकुली, बिंदी, सुर्खी, लिपस्टिक, टीका, कर्ण, आभूषण आदि होते हैं। इसके अतिरिक्त लंबा पायजामा और घेरेनुमा होता है। और उसके बाद नृत्य क्रम, तो नृत्य का क्रम क्या होता है, तो जो कथक नृत्य है, इसके
संचालन में आकर्षक मुद्राएं और सुंदर समन्वय मिलता है। कथक नृत्य के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तांडव, एक लालस्य। कथक नृत्य के नृत्यकार कहते हैं कुछ कलाकार भी होते हैं जिसके अतिरिक्त गहरा, दूसरा तबले में, कभी दूसरे सारंगी और तीसरा वायलिन का भी संगत देता है। लहरा देने वाले सारंगी प्रयुक्त समझी जाती है। अधिकतर शिक्षक बदले में बीच बीच में बोलते हैं जिससे नर्तक को और नर्तक की सहायता मिल जाती है। नृत्य के प्रारंभ में लहरा, जिसे नगमा भी कहते हैं, शुरू किया जाता है। इसके बाद तबला वादक 1-2 उड़ान और चमकदार टुकड़ा बजाकर राम सम जाता है। इसके बाद गुरु और संगतकार सलाम किया जाता है। इसके बाद तबला वादक सीधा ठोक लगाते हैं। आवश्यकता अनुसार अलग अलग छोटे छोटे मोहरे और दिखाई जाती हैं। इस तरह से इसके विशिष्ट गुरु की बात करें तो विशिष्ट गुरु कौन थे? अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, दुर्गा प्रसाद महाराज और गौरी शंकर, सितारा देवी, रोशन कुमार, कृष्णा। तो इसके 3 घराने थे, जयपुर घराना, उसके बाद लखनऊ घराना, उसके बाद जयपुर, लखनऊ और उसके बाद वाराणसी घराना। तो जो कि कथक डांस के 3 घराने थे, जयपुर, वाराणसी और लखनऊ घराना। अब बात करते हैं मणिपुरी डांस का। तो मणिपुरी पूर्वोत्तर में मणिपुर जिले में शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य है, जो मणिपुरी भारत के अन्य नृत्यों से भिन्न है। यह शारीरिक धीमी गति से चलता है, सांकेतिक भावों में भुजाएं उंगलियों प्रभावित करता है। यह नृत्य के 18वीं शताब्दी में होता है। इसने वैष्णव संप्रदाय के रूप में विकसित किया। इसके अतिरिक्त रीति रिवाज और नृत्य के रूप में विष्णु पुराण, भगवत पुराण और गीत गोविंद की रचनाओं में विशेष रूप से प्रयोग होता है। उसके बाद मेंटी जनजाति। तो मेंटी जनजाति मणिपुर की मेंटी जनजाति द्वारा दंत कथाओं के अनुसार इन पृथ्वी की सृजन किया जाता है और एक पिंड के समान होते हैं। उसके बाद रास नृत्य। तो महिलाओं द्वारा रास नृत्य राधा कृष्ण की विषय वस्तु पर आधारित होता है, जैसे वह एकल पुरुष संगीत और नृत्य ढोलक, ताल और शक्ति के द्वारा किया जाता है। विशेषताएं। मणिपुरी नृत्य संगीत के रूप में मणिपुर राज्य में संस्कृति को दर्शाते हैं। यह कला जीवन की घटनाओं को बर्दाश्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति कोमल अभिव्यक्ति के रूप में की जाती है। संतुलन और शक्ति को बांधने रखने तथा नृत्य शैलियों के प्रमुख विशेषताएं हैं। मणिपुरी नृत्य के मुख्यतः 4 प्रकार के रास नृत्य पाए जाते हैं। महारास, वसंत रास, नित्या रास, कुंजू रास। रासलीला मणिपुर के सुप्रसिद्ध नृत्य हैं। महाराजा भाग्य चंदन ने श्री कृष्ण रासलीला को आरंभ मणिपुर में किया था। इसके बाद जनता के हृदय में स्वीकार किया गया। इसके अलावा मणिपुर के संगीत और वाद्य तो बृहद मंजूरी और गायन होता है। उसके बाद इसके वेशभूषा को तो यह वेशभूषा साज श्रृंगार और उसके अतिरिक्त इन सब चीज़ों में चोली पहनना या गोपी या लाल राधा हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण के हरे कपड़े पहनना। मणिपुरी नृत्य के क्रम। तो मणिपुरी नृत्य के रासलीला के लिए प्रसिद्ध है और इसमें वसंत रास, महारास। तो वसंत रास यानी इसके जो क्रम होते हैं, ये इसमें 64 प्रकार के रासों का वर्णन होता है। उसके बाद इसमें पहला वसंत रास, दूसरा महारास। तो गोपियों द्वारा कृष्ण की होली खेलने और योजना पर कृष्ण की उपेक्षा करने पर गोपियाँ कृष्ण की उपेक्षा रास नहीं आती। इससे राधा सहित उस स्थान पर त्याग कर देती हैं। कृष्ण अपनी गलती का एहसास होने पर राधा को मनाने के बाद प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करते हैं। चैत्र पूर्णिमा और द्वितीय चांदनी में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। उसके बाद महारास। महारास कार्तिक पूर्णिमा के चांदनी रात्रि को कृष्ण की बांसुरी और धुन पर गोपियाँ कृष्ण की ओर आकर्षित होती हैं और मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और श्री कृष्ण राधा को लेकर किसी कुंज विहार में चले जाते हैं। राधा का अभिमान हो जाता है और श्री कृष्ण को केवल राधा अहंकार से भंग करने के लिए श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गोपियों को वनता में पुकार कर अनेक रूप से गोपियों को नृत्य कराते हैं। उसके बाद कुंजारस। राधा अभिषेक कुंज करती है, जिसे राधा का आयोजन कुंज के सुरगम प्रकृति के कारण होता है। नित्यारस। नित्यारस यानी इस प्रकार के राम में राधा कृष्ण गोपियों को नित्य रस यह सामूहिक नृत्य है। गोठ रस। इस रास में गौचरण की विविध लीलाओं का वर्णन किया जाता है। उखल रास। उखल बंधन लीला कृष्ण बाल्यकाल के लिए नर्तन किया जाता है। लाई हरोबा मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य है। इस देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सामूहिक नृत्य किया जाता है। इसकी प्रकृति अत्यंत शांत होती है।